लास्ट क्लास दिखाना एक बार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में आप लोगों का। दोस्तों, बारिश हो रही है यहाँ पे। बारिश के चक्कर में ट्रैफिक लगा हुआ है, इस चक्कर में लेट हो गया थोड़ा सा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चल रही थी, हाँ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चल रही थी, उसी में मैंने आपको इतना बता दिया था कि पेंजिया कितने भागों में टूटा था। ओके, आ जाओ एक बार कमेंट में आ जाओ फटाफट से। आकाश शाहिल, हाँ जी, आओ एक बार फटाफट से कमेंट में आओ। चलो, अब तक हम ये सीख चुके थे, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं उसको, कि जो पेंजिया था, ये पेंजिया दो हिस्सों में टूटा था। एक था पेंथलासा, सॉरी, एक था अंगारालैंड और एक था गोंडवाना लैंड। यही बात है ना, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड में दो हिस्सों में टूटा था। आगे चल करके यही टूट गया कितने कॉन्टिनेंट में? इससे बने थे 3 कॉन्टिनेंट और इससे बने थे टोटल 4 कॉन्टिनेंट। और अगर भारत के बारे में पूछा जाता है भारत किसका हिस्सा था, तो आप सबको अच्छे से पता है कि जो हमारा भारत है वो हिस्सा रहा है किसका मेरे लाल? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। किसका रहा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अब बात आती है कि वैगनर ने जो इतनी बड़ी बात की वो किस आधार पर की, यानी इस सिद्धांत के जो साक्ष्य थे वो क्या क्या थे? क्या चक्कर है, कूलिंग नहीं कर रहा है बिल्कुल। हेडिंग डालोगे आप इसमें? एविडेंस या साक्ष्य। अगर हम एविडेंस की बात करेंगे तो एविडेंस में सबसे पहले क्या आता है, देखो ध्यान से। एविडेंस में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा सिमिलरिटी प्राप्त होना। सिमिलरिटी यानी कि समानता प्राप्त होना। समानता किस किस चीज में प्राप्त होना? फोसिल्स यानी कि जीवाश्म में समानता प्राप्त होना। रॉक यानी चट्टान में समानता प्राप्त होना। फोसिल्स हैं, रॉक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो मिनरल्स यानी कि खनिज। इन चारों में समानता प्राप्त होना। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट अगला पॉइंट और क्या हो सकता है इसमें, और क्या इनको देखने को मिला? वेजिटेशन जो था यहां पर वो सिमिलर प्राप्त हुआ, यानी कि यहां पर इनको वनस्पतियों में समानता प्राप्त हुई। ठीक, और क्या प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहां पर जो मैंने उस दिन समझाया था आपको, शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट बताए थे ना, यानी कि महाद्वीप की आकृति। शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप की आकृति। ये कैसी प्राप्त हुई थी? कॉन्टिनेंट की जो शेप प्राप्त हुई इनको, तो आपका आंसर होगा शेप प्राप्त हुई थी जिक्सॉ फिट। इस आधार पर वैगनर ने कहा था कि सबकी सब पूरी की पूरी कायनात में ये सब परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाती है लिमिटेशन।
लिमिटेशन में सबसे पहली बात थी, वैगनर ने क्या नहीं बताया? वैगनर कैन नॉट एक्सप्लेन। मेन कॉज ऑफ पेंजिया स्प्लिट। ठीक है, वैगनर ने क्या नहीं बताया? तो आपका आंसर होगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, वैगनर ने पेंजिया के टूटने का कारण नहीं बताया, या कारण, ऐसे लिखना, वैगनर पेंजिया के टूटने का कारण नहीं समझा सके। जो वैगनर है वो पेंजिया के टूटने का कारण बता पाए? नहीं बता पाए, मुख्य कारण नहीं बता पाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने कहा कि 3 फोर्स के लागू होने से पेंजिया टूटा, जबकि सच्चाई यह है कि वो जो फोर्स अप्लाई हुए थे पेंजिया पर, वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे कि वो किसी भी बॉडी को तोड़ पाते। ठीक है, फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया नॉट कैपेबल टू ब्रेक एनी बॉडी। ठीक है, पेंजिया पर लगने वाले बल इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पिंड को तोड़ सके। पूरा नोट कर दो, ये थ्योरी खत्म हुई, यानी कि कुछ बातें इसकी करेक्ट हैं और कुछ बातें करेक्ट नहीं है। अब बेटा कमेंट करके जल्दी से ये बताओ, पूरा समझ में आया नहीं आया? अंकित राय का कमेंट आ रहा है, सर यू आर रियली एन एक्सीलेंट टीचर। ओके, थैंक यू सो मच। आ जाओ फटाफट से कमेंट में आ जाओ। अब एक और नया सिद्धांत पढ़ाते हैं आपको, मजा आ जाएगा। ओके, अच्छा ये बताओ, सुबह जो रिवीजन वाली क्लास चल रही है, 30 मिनट शो जो चल रहा है रिवीजन वाला, उसको कर रहे हो या नहीं? आइलैंड्स ऑफ इंडिया, माउंटेन ऑफ इंडिया, प्लेट्यू ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया, लगभग 20 मिनट 25 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करवाने लग रहे हैं हम उसमें। कर रहे हो उसको या नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट करो। चलो, एक अब उसका पूरा डेटा तैयार कर दिया मैंने, रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर ऑफ इंडिया में आपको एक वीडियो में, लगभग 30 मिनट के वीडियो में, इंडिया के सारे रिवर और सारे डैम पूरा रिवाइज, पूरा कंटेंट रिवाइज। ठीक है, चलो एक नया सिद्धांत, हेडिंग डालो आप, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत। सबसे पहली बात, ये दिया किसने था?
suggested by Harry Hess. यह सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। इसमें, ठीक है, इसमें क्या कहा इन्होंने? ठीक सर, कहां पर रिवाइज करवा रहे हो और कितने टाइम? सुबह 6 बजे एक रिकॉर्डेड वीडियो आता है मेरे यूट्यूब चैनल GKY विवेक यादव पर, वहां पे रिवाइज करवा रहा हूं मैं। उसमें लगभग 24 से 25 मिनट का वीडियो होता है। जैसे हमने मान के चलो एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया 4 घंटे, उसमें मान के चलो 3 या 4 क्लास में कंप्लीट हुआ। जैसे माउंटेन वाला टॉपिक है, लगभग 4 से 5 क्लास में तैयार हुआ वो। वहां पर हम उसको 20 से 24 मिनट में पूरा कंप्लीट रिवाइज करा देंगे। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था, और इस सिद्धांत में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि जो सी फ्लोर है, पहले स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जो समुद्र का तल है, समुद्र में फैलाव हो रहा है। ठीक है ना? समुद्र तल में क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। इन्होंने कहा कैसे हो रहा है? तो मान लेते हैं एक डायग्राम पे कि ये समुद्र का तल है, यहां पानी भरा हुआ है। तो इनका कहने का मतलब यह था कि जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कॉन्टिनेंट्स तो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। आगे बात समझ में? और यहां पर मैग्मा बाहर निकल रहा है, तो मैग्मा बाहर निकलने से यहां पर रिज का फॉर्मेशन हुआ है। तो इन्होंने दो बातें कही कि रिज पर कॉन्टिनेंट एक दूसरे अलग हो रहे हैं। जब कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि रिज के पास में यहां पर ऐसे यूं धीरे धीरे करके नई नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। इन्होंने कहा यहां पे क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके नई नई चट्टानें जो हैं, उन सभी की सभी नई नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है। इन्होंने बताया। किसने बताया? ये हैरी हेस ने बताया। ठीक, मैं लिख रहा हूं यहां पे। सेकंड स्टेटमेंट में कहा इन्होंने मध्य महासागरीय कटक, इसके पास में क्या हो रहा है? इसके पास में नई चट्टान बन रही है। ठीक है ना? इसके पास में क्या हो रहा है? नई चट्टान बन रही है। और कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स आर स्प्लिट टू ईच अदर। महाद्वीप एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। ठीक है ना? महाद्वीप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ की इंटरनल एनर्जी की वजह से इतना बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। इट ऑकर्स बाय द जियोथर्मल एनर्जी। यह पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा के कारण
हो रहा है। बस खत्म, छोटा सा सिद्धांत था। प्रैक्टिस कब कराओगे क्वेश्चंस? बेटा आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करवाएंगे। उससे पहले जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी 2 बजे यूट्यूब चैनल पे क्लास ले रहा हूं मैं डेली, वहां पे चल रहे हैं। और अगर ऐसा है कि 2 बजे कोई फ्री नहीं होता है आप में से, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो देख लिया करो, क्या दिक्कत है। नया सिद्धांत हेडिंग डालो चलो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस और मॉर्गन, ये दोनों शामिल थे इस सिद्धांत को देने में। यहां पर ये प्लेट है एक वर्ड। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है, प्लेट होता क्या है? सर ये होता है लार्ज ब्लॉक ऑफ रॉक। चट्टान का बड़ा रूप ही प्लेट होती है। जो चट्टान होती है उसी का बड़ा रूप क्या कहलाती है? टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। आगे अगर हम बात करेंगे तो जो ये प्लेट होती है ये होती कहां पर है? सबसे पहली बात तो मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको कि जो प्लेट होती है वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर होती है और लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे होती है। बिटवीन एस्थेनोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये होती है स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में। कहां होती है ये? स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल के बीच में होती है। आपसे पूछा जाएगा कि मेजर प्लेट कितनी होती है? 7। और माइनर प्लेट कितनी होती है? 20। अच्छा, इसमें जो 7 मेजर प्लेट होती हैं वो कौन कौन सी है? एक है नॉर्थ अमेरिकन, एक है जैसे साउथ अमेरिकन, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यूरेशियन, पैसिफिक, अंटार्कटिकन प्लेट,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 1 2 3 4 5 6 और एक है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है। इनमें पैसिफिक प्लेट जो है इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है लार्जेस्ट, ये मेजर प्लेट मानी जाती है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट। वैसे अगर देखा जाए तो ये प्लेट होती कितने प्रकार की हैं, तो मोटे मोटे तौर पर आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो इनको। कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है ओशियनिक प्लेट। दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, कॉन्टिनेंटल, ओशियनिक। एक है महासागरीय और एक है महाद्वीपीय। अगर मैं बात करूं आपसे महाद्वीपीय प्लेट की तो ध्यान से सुनना, इसमें ग्रेनाइट रॉक होती है। साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होती है इसमें ओल्ड रॉक होती है। ओशनिक प्लेट में बेसाल्ट रॉक होती है और इसमें होती है न्यू रॉक। पूरा नोट करो फिर आगे बढ़ते। हाँ जी, आगे बढ़े। जिस हिसाब से आपका कंटेंट और टीचिंग है उससे तो आपके मिलियंस में फॉलोवर्स होने चाहिए। ठीक है यार, पता नहीं लोगों को क्या चाहिए और वो क्या मैं नहीं दे पाता हूँ। हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। मैं बस इतना बता रहा हूँ सब्जेक्ट को लेकर मैंने मेहनत की है। लेकिन फिर भी जब कुछ लोग ये लिखते हैं ना कि आपको पढ़ाना नहीं आता है ना, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, तो पता नहीं क्यों और बुरा सा तो लगता है ना। और बाकी ये कि अपनी फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहां भी आपको मेहनत करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। हो गया यहां तक पूरा? चलो अब आगे समझाते हैं। इसको ऐसे समझो आप, चलो दूसरे डायग्राम से बताता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी आप पेड बैच में हो तो आपको ये बात समझ में आती है कि पढ़ाई की क्या वैल्यू और हमें किस तरीके से पढ़ना है। यूट्यूब वाला जो स्टूडेंट है ना उसके साथ एक दिक्कत है, उसको सही चाहिए मोटिवेशन, उसको चाहिए शायरियाँ, उसको चाहिए मजे। और आजकल आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, वो डबल मीनिंग बात करने वाले भी टीचर आ रहे हैं। वो ट्रिक बताते हैं जिनका समाज की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो गंदी संदी बातों को कनेक्ट करके वो ट्रिक बता रहे होते हैं। ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं मार्केट में पता नहीं कहाँ से डिमांड उठ रही है, क्या है वो समझ नहीं आता है। टीचिंग लाइन ही क्यों चुनी?
मतलब टीचर के अंदर वो स्टैंड अप कॉमेडियन जाग रहा होता है वहां पे। बच्चे को वो एंटरटेन कर रहे होते हैं, और वहां हम जैसा बोरिंग टीचर पहुंच जाए तो वो कहाँ बच्चा हमें पसंद करेगा। उसको तो ये लग रहा होगा ना कि भाई ये कहाँ यार पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ना हंस रहा है ना बोल रहा है, मतलब कुछ भी मजे ले रहा है हमारे साथ, है ना। फिर वो कंपैरिजन करते हैं, अरे वहां चल रहे हैं यार, वो सर है, वो साला अलग ही मजे दिलवाते हैं। ले ले भाई मजे। और हम तो ये काम यार जीवन में ना कर पाए, मेरी फैमिली में तो सारी टीचर हैं, और 0.1% सोच के देखोगे हम भी इसी लाइन में उतर आए, ऐसे करने लग गए तो क्या सोचेंगे वो लोग, कहेंगे अरे भाई तू कौन सा किस बात का टीचर बन गया तू, हम तो अपने जीवन में कभी ऐसे नहीं बन पाए। एनीवे ये है देखो प्लेट, ये भी प्लेट, ये भी प्लेट, ये सारी की सारी क्या है, प्लेट्स हैं। अब मेरे दोस्त ये जो है यहां पर आपको डॉटेड दिख रहा है ना, ये वाला डॉट डॉट मैंने बना रखे हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। इसको क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। और ये जो मैग्मा भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा मैग्मा स्थिर अवस्था में नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे समझो जैसे चाय है, तो चाय जब तक ठंडी है तब तक शांत है। जैसे ही आपने बर्नर ऑन किया, जैसे ही आपने जो गैस चूल्हा है उसको ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो खोलना शुरू हो जाती है, उसमें एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है, और वो अपने ऊपर रखी हुई प्लेट को एकदम से विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। वैसे ही ये मैग्मा जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है इस मैग्मा का, मैं आपको क्लियर और कर देता हूं, इस मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो है 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। 1900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने की वजह से जो मैग्मा है, याद रखना ये मैग्मा क्या करता है, मैग्मा स्थिर अवस्था में नहीं होता। मैग्मा फाउंड इन मूविंग कंडीशन। मैग्मा गति की अवस्था में पाया जाता है। और जब ये मैग्मा गति करता है तो इसको क्या कहा जाता है, मैग्मा की इस गति को कॉन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। कॉन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। संवहन धारा कहा जाता है। यानी कि मैग्मा स्थिर नहीं है, मैं इस चीज को यहां समझाता हूं आपको। जैसे ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये मैग्मा भरा हुआ है यहां पे। अब पता है सच्चाई क्या है यहां पे, नीचे का जो गर्म मैग्मा है ना, ये ऊपर की तरफ उठता है। जब नीचे का गर्म मैग्मा ऐसे यूं ऊपर की तरफ उठकर जाता है, तो ऊपर का ठंडा मैग्मा नीचे की तरफ आता है। ये मैग्मा इधर जाता है और ये मैग्मा इधर जाता है। इस तरह की गति जो है वो लगातार यहां पर हो रही होती है। मैं लिखता हूं यहां पे इसको क्या नाम दिया जाता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। इसे कहा जाता है हॉट प्लूम। इस वाले को क्या नाम दिया जाता है, तो तब आपका आंसर होगा, इसे कहा जाता है ठंडा प्लूम। प्लूम का मतलब बड़ी मात्रा में मैग्मा का मूवमेंट है। और जो ये वाला है इसे कहा जाता है
पार्श्व प्लूम, इसे कहा जाता है लेटरल प्लूम। तो ये जो प्लूम बनते हैं ना, ये क्या करेगा, फिर इस प्लेट को अपने साथ लेकर जाएगा और ये प्लेट इससे टकरा रही होगी। अब ध्यान से सुनना, यहां क्या हो सकता है। सर एक बात बताइए आप, जब मैं आपसे कहता हूं कि ये प्लेट मैग्मा के यहां गति होने की वजह से इधर चली गई, इससे जाके टकरा गई, यहां दोनों प्लेट आपस में टकरा गई, तो जो ए पॉइंट है यहां पर प्लेटों का क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। बोलेंगे एक बार, क्या हो रहा है, टकराव। लेकिन आप ये सोचकर देखिए, ये वाली जो प्लेट है ये तो अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, लेकिन ये वाली प्लेट आगे बढ़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में यहां बी पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर प्लेट एक दूसरे से दूर हटेंगी। बोलो हाँ या ना, प्लेट क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। तो यहां पर दो तरीके से क्रिया हो रही है, कहीं प्लेट आपस में टकरा रही है, कहीं दूर हट रही है। जहां प्लेट दूर हटती है इसे कहा जाता है प्लेटों का डाइवर्जेंट। क्या कहा जाता है, प्लेटों का डाइवर्जेंट या अपसरण कहा जाता है। और जहां प्लेटों का आपस में टकराव हो रहा है, इस स्थिति को कन्वर्जेंट कहा जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है प्लेटों का अभिसरण। अपसरण और अभिसरण दो प्रकार की प्लेटों में गति हो रही होती है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में है। चलिए, तो यहां से मैं पता चलता है कि प्लेटें जो है वो दो प्रकार की गति तो कर ही रही है। तीसरी और गति होती है प्लेटों की, और तीसरी गति वो होती है जिसमें प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही होती है, एक दूसरे के समांतर गति कर रही होती है। आगे बात समझ में, एक दूसरे के क्या कर रही होती है, समांतर गति कर रही होती है। आगे बढ़ जाए, चलो। प्लेट मूवमेंट, प्लेटों की गति। यहां पर होता क्या है, कॉन्वेक्शनल करंट की वजह से, यानी कि इसमें क्या बनता है, संवहन धारा बनने की वजह से प्लेट में मूवमेंट होता है, प्लेट में गति होती है। और जब जब टेक्टोनिक प्लेट गति करेंगी, तब तब एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्या आएगा, तब तब हर हाल में भूकंप आएगा। ठीक है, तब तब क्या आएगा, हर हाल में भूकंप आएगा। अब बात आती है जो टेक्टोनिक प्लेट की गति होती है ये कितने प्रकार की होती है। सबसे पहली बात, कन्वर्जेंट, अभिसरण गति। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अभिसरण की केस में क्या होगा, टू प्लेट कोलाइड। इस केस में क्या होता है, जो दो प्लेट होती है वो आपस में टकराती है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात, कॉन्टिनेंट प्लेट टकराती है कॉन्टिनेंट से। जब ये कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएगी कॉन्टिनेंट प्लेट से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। क्या बनेगा, फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत बनेगा।
जब कॉन्टिनेंट प्लेट टकराएगी ओशियनिक प्लेट से, तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में वॉल्केनो बनेंगे, यानी ऐसी कंडीशन में वॉल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। ज्वालामुखी मोड़दार पर्वत बनेगा। अब इस चीज को डायग्राम से समझ लो। यहां पर ये कंडीशन है, ये भरा हुआ क्या? पानी। कौन सा पानी? आज ब्लू है पानी, पानी है। ये कॉन्टिनेंट प्लेट है, ये है कॉन्टिनेंट, और ये क्या है? ओशियन। और नीचे क्या भरा हुआ होगा फिर यहां पे? मैग्मा। अब ये मैग्मा गति कर रहा है, ठीक है। जब ये मैग्मा गति करेगा तो इस कंडीशन में होगा क्या? गौर से सुनना मेरी बात को। ऐसी सिचुएशन में होगा क्या? जो ओशियनिक प्लेट है ये कॉन्टिनेंट प्लेट के नीचे धंस जाएगी, ठीक है। कॉन्टिनेंट प्लेट क्या करेगी? किसके नीचे धंस जाएगी? ओशियनिक प्लेट के नीचे धंस जाएगी। गौर से सुनेंगे मेरी बात को। और क्या होगा यहां पे? यहां माउंटेन बनेगा, और जब ये माउंटेन बनेगा तो यहां से प्लेट पिघल करके मैग्मा भी बाहर आएगा। तो माउंटेन के साथ साथ यहां ज्वालामुखी क्रिया भी हो रही है। और याद रखना एक चीज को, यहां पे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, यहां पर प्लेट क्या कर रही है? एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है, ठीक है। एक प्लेट क्या कर रही है? यहां पर दूसरी प्लेट के नीचे धंस रही है। आगे बात समझ में? मैं लिख रहा हूं। One plate move down under another. एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस रही है। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? इस वाले पार्ट को कहा जाता है सबडक्शन जोन। इसे कहा जाता है प्लेटों का सबडक्शन जोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्लेटों का
सबडक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, और यहां भूकंप आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे हम भूकंप? भाई इस वाले क्षेत्र में भूकंप भी तो आएंगे। तो जहां भूकंप बनता है जिस क्षेत्र में, यहीं पर जो अर्थक्वेक जोन होगा, इस अर्थक्वेक जोन को कहा जाता है बेनी ऑफ जोन। सर मजा आ रहा है, आधे घंटे क्लास और लीजिए। अब इसको रिकॉर्डेड बताया ना, तो बता रहा हूं, मुक्के मार मार के ठीक कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कायदे में रिकॉर्डेड होना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? क्योंकि अब क्या है ना, आपके माइंड में जो डाउट आएगा ना, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहां तक किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछना। दूसरा, जब आप मेरे वाले यूट्यूब पर जाकर इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो वहां पर सबडक्शन जोन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बेनी ऑफ जोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसीलिए डायग्राम बना के मैंने करवाया। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। चुपचाप से जाकर के यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट चेक करके क्वेश्चंस लगा दो उसके। ठीक है, पीडीएफ मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाई विवेक यादव के नाम से, तो वहां से डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सएप चैनल है मेरा, वहां से डाउनलोड कर लो। विवेक यादव सर के नाम से वो लिंक मिल जाएगा वहीं पे। एंडीज माउंटेन किसका एग्जाम्पल होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? ठीक है, एंडीज माउंटेन बेटा इसका एग्जाम्पल होगा सेकंड वाले का। मैं लिख देता हूं यहां पे एग्जाम्पल में एंडीज। दूसरा एग्जाम्पल में लिख देता हूं मैं यहां पर रॉकी। एंडीज माउंटेन और रॉकी माउंटेन। एक बच्चा पूछ रहा है सर ग्रासलैंड कब करवाओगे? ग्रासलैंड जो है वो जब मैं आपको कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा ना, तो कॉन्टिनेंट में सारे के सारे क्या नाम है ग्रासलैंड आ जाएंगे आपके। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, सारे उसी में शामिल कर देंगे। ओके, चलो। तो फाइनली आज के सेशन में हमने कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट को कंप्लीट कर लिया है। इसी का एक और आगे मैं पार्ट बताऊंगा आपको। अभी जैसे हमने पढ़ा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से भिड़ रहा है यहां पे, और कॉन्टिनेंट और ओशियन आपस में भिड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ओके, चलिए जी। रिवीजन वाला जरूर अटेंड करना, इतना सारा करवा रखा है, जब भी टाइम मिला कर उसको चेक कर लिया करो भाई। 24 मिनट की रिवीजन क्लास है। ठीक है, अगर आप उसको स्पीड 2 करके देखोगे तो 10-12 मिनट में खत्म कर दोगे उसको, और थोड़ा बढ़ा के देखोगे 15 मिनट में खत्म कर दोगे। 15 मिनट में एक टॉपिक इससे बेहतर रिवाइज हो ही नहीं सकता। चलो आज इतना ही रखते हैं, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। अमरजीत पूछ रहे हैं सर लाइव क्लास हो रही है या रिकॉर्डेड क्लास? रेस्पॉन्स रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, उसमें आ जा, पढ़ाई कर, जो डाउट नहीं आ रहा है डाउट पूछ, आगे बात समझ में। दिमाग के पास लिमिटेड एनर्जी है, तेरे पास भी मेरे पास भी। अब या तो उस एनर्जी को हम अपनी टू द पॉइंट डायरेक्शन में जाने के बाद उस चीज पर लगा दें हम, या फिर हम माहौल देख लें कि भाई क्या है। कल को तुझे मेरे शर्ट से भी दिक्कत हो सकती है ना, मेरी वॉच से भी हो सकती है, बोलने से भी हो सकती है, चश्मे से भी हो सकती है, कोई समाधान नहीं है। इसलिए सीधा डाउट लिखो यहां पे। ठीक है, बताने का होगा डाउट तुरंत बता दिया जाएगा, और सिंपल सा बकवास वाला होगा इग्नोर कर दिया जाएगा। साहिल कुमार कह रहे हैं तैयारी बहुत परफेक्ट करनी है, क्या करूं सर? जो कर रहे हैं आप उसी को करते रहिए, मतलब कि जो आपकी क्लास में चल रहा है। ऑफलाइन जब भी मैं क्लास लेने जाता हूं बच्चों को एक बात बोलता हूं, जिस दिन से आपने बैच ज्वाइन किया है कुछ मत करो, बस इतना टारगेट रखो कि टीचर ने हमें 4 घंटे पढ़ाया, हमने सारे सब्जेक्ट हमने 1-1 घंटे उठाए। जैसे
4 घंटे अगर हमने कोचिंग की क्लास अटेंड की है तो उस कोचिंग के टाइम के अलावा हमें 4 घंटे उन्हीं सब्जेक्ट को डेली के डेली रिवाइज करना है। और अगर आप इसी रूटीन को फॉलो कर लेते हो ना, तो जब आपका बैच एंड होगा, सिलेबस एंड होगा ना, आपके पास इतनी नॉलेज होगी, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मुझे ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है। बहुत ज्यादा अगर तैयार नहीं करना है तो आगे बात समझ में, तो कम से कम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। चलो, मैं कल की क्लास में, लाइव क्लास में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एक स्टूडेंट का बहुत देर से कमेंट आ रहा है, सर प्लीज रिप्लाई, इंडिया प्रेजेंट में किसका हिस्सा है? बेटा इंडिया, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम बात कर रहे थे 55 मिलियन वर्ष पहले की बात। तो भारत हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड तो एक ही रहेगा ना, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, जियोलॉजिकली इंडिया वॉज कनेक्टेड विद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, बट एट प्रेजेंट टाइम पॉलिटिकली इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज द पार्ट ऑफ एशिया। राजनैतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, और जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। एक और एग्जांपल से बताता हूं, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान अलग हैं, लेकिन जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इंडिया किसका हिस्सा है, सॉरी, पाकिस्तान किसका हिस्सा है? पाकिस्तान आज भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, क्योंकि जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो हम चट्टानों को देखते हैं। अब एक बात बताओ, चट्टानों का मतलब पृथ्वी की सतह हो गई, तो सतह के ऊपर हमने बाउंड्री लगा के, वायरिंग करके, मजहब के आधार पर, राजनीति के आधार पर दो देशों को अलग कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि उसके नीचे जमीन के अंदर की जो चट्टानें हैं, क्या हमने उन चट्टानों को भी अलग कर दिया? वो चट्टान अलग थोड़ी हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो दोनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं, और जिसको हम नॉर्मली ऑब्जर्वेशन जिसको हम करते हैं सबसे ज्यादा, वो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं ना कि भाई ये फ्रांस है, ये यूक्रेन है, ये यूएसए है, ये कनाडा है, ये सब पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉलिटिकल डिवीजन है, सॉरी। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।